एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ रंगकर्मी राघवेंद्र कला संस्थान के संस्थापक ब्रजराज गौतम जी हैं। ब्रजराज गौतम जी से इनके जीवन परिचय से लेकर इनकी रंगकर्मी भूमिका तक की बात हम इनसे साझा करेंगे। आइए बात करते हैं ब्रजराज गौतम जी से। ब्रजराज जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ब्रजराज जी, अपना जीवन परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। आप किस सेवा से जुड़े रहे और कब से रंगकर्मी की तरफ आपका रुख रहा? मैं जब शिक्षा से मेरी शिक्षा पूर्ण हुई 1976 में मैंने बीएससी की, फिर एमए एलएलबी की। तो 1976 में जब ग्रेजुएशन की तब हमारे जो पेरेंट थे, माता पिता थे, उन्होंने इस बात के लिए हमें स्वीकृति दी कि भाई हम अन्य शौक भी अपने पूरे कर सकते हैं। और 1976 में हमने श्री राघवेंद्र कला संस्थान की स्थापना स्थानीय कलाकारों को लेके की। हमारा एक सपना था, इसके पीछे एक उद्देश्य था कि ऐसी हम यहाँ कोटा में संस्था दें जिसमें सामयिक नहीं बल्कि स्थायी रूप से कलाकार जुड़ें और हम कुछ इतिहास बनाएं। इसके साथ ही मेरा एक सपना भी था कि हम ऐसे लाइन से जुड़े जो लोगों को प्रेरित करे, हमारे लोगों में संस्कार भरे और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए। इसी रूप में मैंने सरकारी सेवा अकाउंटेंट होते हुए भी इसको पूरी तरह से सींचा और लगभग 50 साल मुझे इस संस्था के माध्यम से विभिन्न मंचों पर बड़े बड़े रोल और बड़े बड़े नाटक कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जी ब्रजराज जी, ये शौक लगा कैसे आपको और आपने कई प्रतिभाएं कोटा से निकाली रंगकर्मी के रूप में, कैसे चुनाव करते थे आप? शौक तो मैं क्या है, जब छोटा था जी तो बहुत क्या होता है कि अगर सत्य रूप से हम कोई सपना देखते हैं जी तो मेरे जीवन का ये अनुभव है या प्रैक्टिकल मैंने ये देखा है कि वो पूरा होता ही है आगे या पीछे। तो मैं जब छोटा था जब नाटक देखता था या पहली बार मैंने जब फिल्म देखी तो मेरे मन में ये आया कि मैं भी ऐसा अभिनय करूं, मुझे भी लोग एक अभिनेता के रूप में या मंच पर रंगकर्मी के रूप में देखें। उसी सपने को लेकर और ईश्वर ने मेरा पूरा किया तो धीरे धीरे मुझे इसमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि अरविंद जी शर्मा ने जो एक नाटक कराया था, एक था गदा उर्फ अल्लादाद खां, उसमें मुझे कोतवाल का रोल दिया गया था और उस रोल के जरिए हम राजस्थान में जवाहर कला केंद्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। इसी तरह एक नाटक था बकरी, उसमें भी हमने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया था और पूरे इंडिया के मंचों पे वो नाटक हुए थे। जी ब्रजराज जी, मतलब जो रंगकर्मी की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब रंगकर्मी मंच पे होता है, सुख दुख सब भूल जाता है और उसके मन में केवल एक ही विचार होता है कि मैं इस पार्ट को किस रूप में करूं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें? मेहनत के साथ साथ व्यक्ति को यूं मान लो कि 100% तो नहीं, क्योंकि 100% यदि आदमी किसी रोल से जुड़ जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि फिर वो वहां से वापस नहीं आ सकता। लेकिन हमें यूं मान लो कि 80% या 90% उस किरदार को अभिनय करने के पहले जीना पड़ता है। उस जो किरदार हम कर रहे हैं उसका चरित्र क्या है, उसकी भावना क्या है और उसको पब्लिक या जनता या दर्शक किस रूप में देखते हैं, उस रूप में हमें अपने आप को समर्पित करना पड़ता है और उसी भाव से हमें उतरना पड़ता है। हम जीवन में व्यक्तिगत रूप से क्या है, हमारे घर की परिस्थिति क्या है, हमारे घर का वातावरण क्या है, आज के जीवन क्या है। जैसे रामलीला में अगर हम रोल कर रहे हैं तो हमको यूं मानो के त्रेता युग में पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल सही कि भाई उस समय जैसे मैंने दो रोल बहुत वर्षों तक किए और अभी भी मैं करता हूँ। एक रोल तो एक दशरथ का और एक रावण का। तो जब मैं दशरथ बनता था तो मुझे
ये कल्पना रहती थी या ये जीवन जीना पड़ता था कि एक मैं बहुत बड़े वंश का सत्यवादी राजा हूं और मैंने तप किया है और मेरे यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। इसी तरह मैं रावण बनता था तो मैं ये समझता था कि मेरे सामने संसार का कोई व्यक्ति कुछ नहीं है, बिल्कुल। मेरे बराबर ऐश्वर्य किसी के पास नहीं है, मेरे बराबर ताकत किसी के पास नहीं है। एक अहंकारी और एक मतलब ऐश्वर्यशाली राजा की तरह मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। जब उस भूमिका में जाता था जी जी तब उस चरित्र को पूरी तरह जी पाता था। और मेरा ये मानना है कि रामलीला ही नहीं, नाटक में भी आप जो बन रहे हो, जी आपको पहले उससे जुड़ना पड़ेगा। यदि आप अलग हो और वो अलग है तो आप वो अभिनय उस रूप में नहीं कर पाओगे। जी। गिरिराज जी, आज से 40 साल पहले यानी ग्रामीण या शहरी जीवन में इस रामलीला या अन्य नाटक जैसे राजा हरिश्चंद्र ये एक अलग ही महत्व रखते थे ये, और गांव-गांव ढाणी-ढाणी के लोग उससे जुड़ते थे। आज धीरे-धीरे ये खत्म होता जा रहा है। तो क्या इसके पीछे रीजन क्या मानेंगे आप? इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो व्यक्ति के पास मनोरंजन के बहुत सारे साधन हो गए अब। जी जी पहले क्या था, यही एक साधन होता था व्यक्ति के पास। अब टीवी है, मोबाइल है और बहुत सारी चीजें हैं। व्यक्ति लोकल अखबार छपने लग गए, उसमें जुड़ रहा है आदमी, उसमें न्यूज़ें आ रही है। दूसरी बात यह भी है कि जो व्यक्ति अभिनय का पहले जो लोग करते थे, वो जिस भावना से करते थे, जी उस भावना से यदि आज भी हम करेंगे तो लोग हमसे जुड़ेंगे। बिल्कुल जैसे बीच में 2005 के पहले एक समय आया था कि राम रंगमंच पे दर्शकों का बहुत अभाव हो गया था। बिल्कुल सर। और उस समय एक बार बहुत बड़ी रामलीला, जो बड़े ठाकुर का नाम था पूरे इंडिया में, वृंदावन। वृंदावन का, राम स्वरूप जी पद्मश्री के जी पुत्र का, जी जी तो वो रामलीला लेके आए 2004 में। तो उन्होंने ये कहा कि एसटीएन को बंद करो, इस पे प्रसारण होने से लोग नहीं आते हैं। तो मैंने उस समय अखबार में एक स्टेटमेंट दिया था कि कला में और अभिनय में अगर दम होगा, संवादों में दम होगा तो पब्लिक आएगी। बिल्कुल वो स्टेटमेंट छपा था। उसके बाद जब हमारे नए एमएलए बने ओम जी, तो उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि भाई हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, इस साल के कोटा की रामलीला राम रंगमंच पे हो। तो हमने ये कहा कि हम उस जीवंत रूप से इस रामलीला को जिएंगे तो दर्शक आएंगे। और तब से लेके आज तक आप ये मानो कि जब इस कला संस्थान के या और भी जो संस्थाएं चल रही है, उनके कलाकार अगर मेहनत करके जीते हैं, उसी रूप में जीते हैं, आपको सारा काम उसी रूप में करना पड़ेगा। आप कहीं भी वहां आलस या बेईमानी नहीं कर सकते। जैसे हम जैसे राम बनाते हैं, जी जी तो अब राम दशरथ के पुत्र थे, तो हम रोज उनको नई ड्रेस पहनाते हैं, नए मुकुट पहनाते हैं। रावण को रोज रोज नई ड्रेस पहनाते हैं। हनुमान जी को रोज नया अभिनय, नया वेशभूषा, नया मेकअप, नए ढंग की। तो लोग उस आकर्षण से, और संवाद आपके ऐसे हो, सतयुग में और त्रेता में जो लिखे गए संवाद, जी आज के युग में उनमें जो संवाद आज प्रभाव नहीं दे रहे, उन संवादों को आप गौण करो बिल्कुल जो आज की पीढ़ी को प्रभावित कर रहे हैं, जो आज की आवश्यकता है। उन संवादों को लेकर यदि आप चलोगे तो निश्चित रूप से दर्शक आएंगे। और आप देखते ही हैं कि अभी भी हमने इस साल जब आर के पुरम में रामलीला की, जी तो वो ग्राउंड मतलब रिकॉर्ड टूट गया था। दूर दूर से लोग देखने आते थे और दूर दूर वो यूट्यूब पे प्रसारण हुआ। तो जयपुर से, यहाँ से मेरे पास फोन आया जी कि साहब आपकी रामलीला बहुत मजा आ रहा है, कि बढ़िया है, ये यूट्यूब पे प्रसारित हुई, हम सबने देखा। तो परिस्थिति के बावजूद यदि हम ईमानदारी से काम करेंगे, समर्पण से काम करेंगे और उस स्तर पर काम करेंगे तो लोग अवश्य देखेंगे, जी ऐसा मेरा मानना है। जी। ब्रजराज जी वास्तव में सही कह रहे हैं, क्योंकि जब कलाकार उनका संवाद अच्छा होगा, दर्शक दूर दूर से अपने आप आ जाते हैं। और यही माध्यम वर्षों से चला आ रहा है कि चला रामलीला को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गिरिराज जी, आपका जो संस्थान है काफी पुराना है। आपके इस संस्थान में जो कलाकारों में यानी महिला कलाकार की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और आपने इसको हमेशा से जीवंत रखा। किस तरह आप इन बालिकाओं को तैयार करते हैं? 2006 में जब एटी साहब
जी। यहाँ पर सीईओ बने थे नगर निगम आशुतोष में, एटी। आशुतोष जी एटी। जी जी उन्होंने मुझे बुला के कहा कि भाई रामलीला तो हम आपको दे रहे हैं, जी। लेकिन कि मैं एक चीज चाहता हूँ। मैंने कहा सर बताइए। कि महिलाएं ही महिलाओं की भूमिका करे, बिल्कुल। तब तक पुरुष ही महिला बनते। मैंने उनसे कहा, मैंने कि सर बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने कहा क्या है, ऐसी धार्मिक या ऐसी परंपरा चल रही है कि भाई महिलाएं पुरुष ही बनते हैं। तो बिल्कुल मैंने कहा आप एक बार लिख के दे, हमें ऐसा आदेश करें, जी नहीं तो लोग बाग ये कहेंगे कि देखो लड़कियों को उतार दिया, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। टांग खींचने वाले बहुत है। जी तो जी उन्होंने हमें कहा कि ठीक है, मैं इसमें एक शर्त डाल देता हूं कि जहां तक संभव हो, इस साल तो अपन संभव रखेंगे, फिर अपन इसको पक्का कर देंगे। जी तो हमने लड़कियों को तैयार किया। अब लड़कियों को तैयार किया तो बहुत अच्छा सबको लगा। हम लड़कियों को भी जब तैयार करते हैं, उनका रिहर्सल हम अलग कराते हैं, जी पूरी तरह चारित्रिक और चीजें रखते हैं, क्योंकि राम के चरित्र और रामायण की मर्यादा के अनुरूप। ऐसा नहीं है कि मैं लड़कियों को एक्टिंग अलग कराता हूँ, उनके रिहर्सल अलग होते हैं, जी लड़कों के अलग होते हैं। फिर जिन लड़कियों का लड़कों से कॉम्बिनेशन होता है, उनसे फिर कराया जाता है। और बिल्कुल पूरी तरह इस तरह के संस्कार और इस तरह का वातावरण मैंने बना दिया है, या हमने हमारी संस्था में हमारे जो प्रमुख लोग हैं, अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, इन सब ने बना दिया है कि वो बिल्कुल अपने आप को भाई बहन मान के, और वो वो जीवंत अभिनय करते हैं। लड़कियां लड़कियां जो नई आती है, मैं उनके घर वालों से कहता हूँ पहले आप आके देखो, बिल्कुल क्योंकि आपकी बच्ची है, यंग है। आप जब वातावरण देखो तब अपनी बच्ची को दो। जी अगर आपको लगता है आने के बाद कि भाई अच्छी जगह नहीं है, तो आपका हम कोई हमारा तो काम चल जाएगा। जी जी तो हम इस बात पर पहला ध्यान रखते हैं कि उनका परिवार भी इस संस्था के वातावरण से जुड़े, इन संस्कारों से जुड़े। तो इस तरह हमारे पास लगभग यूं मान लो कि 12-13 तो रेगुलर महिला आर्टिस्ट है, जी और 2-5 ऐसी है जो गेस्ट आर्टिस्ट के रूप में समय समय पे हम बुलाते हैं। और उनके साथ हमारे परिवार की महिलाएं भी जुड़ी हुई है, जी तभी भी वह व्यक्ति आता है। यदि बिल्कुल हमारे परिवार की महिलाएं, हमारी बच्चियां तो नहीं आएगी, और दूसरों को हम जोड़ेंगे तो वो ये कहेंगे ना भाई आप अपने बच्चों को भी तो जोड़। बिल्कुल हमारे परिवार के जुड़ने से वो ये मान के चलते हैं कि भाई डायरेक्टर का परिवार, अध्यक्ष का परिवार, राघवेंद्र कला संस्थान का परिवार, ये हमारा परिवार है। और वो हमें बिल्कुल एज ए पेरेंट, एज ए गार्जियन, एज ए भाई, चाचा, मामा, इसी रूप में देख के पूरा अभिनय करती है। और उनको भी हम शुरू में, चाहे महिला कलाकार आए या पुरुष कलाकार आए, मैं ये बात कह देता हूँ कि रामायण का आदर्श और राम का चरित्र और हनुमान जी की तपस्या, ये सर्वोपरि है। यदि ये नहीं रहेगी तो आप कितनी भी बढ़िया अभिनय करो, हम आपको रामलीला से बाहर कर देंगे। बिल्कुल रामलीला में ये पहली चीज है। और रामलीला में ही नहीं, हमने नाटकों में भी ये बात देखी है। जी अरविंद जी शर्मा स्वर्गीय हैं, उनके साथ हमने नाटक किए, वो इस बात पे बहुत जोर देते थे कि जी भाई आपको कैरेक्टर मेंटेन करना है, अगर अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको पूरी पारिवारिक वातावरण रखना है। जो आपके साथ अभिनय लड़की कर रही है वो आपकी सगी बहन से ज्यादा है, बिल्कुल ये बात रख के। और इसी रूप में हमने इस कला संस्थान में भी यही बात देखी है। और जहां भी हम किसी व्यक्ति की कमजोरी देखते हैं, तो हम फिर अगले साल उसको नहीं बुलाते। जी। बृजराज जी, वास्तव में सही है कि एक रंगकर्मी जो अपना चरित्र मतलब जनता के सामने ले जाता है उस पात्र का, वही आगे जाके फिल्मों तक पहुंचता है। क्योंकि कई अभिनेता आपने देखे होंगे जो रंगकर्मी के रूप से ही मतलब आए, हाँ। फिल्मों में पहुंचे। हम्म। मैं ये जानना चाहता हूँ बृजराज जी कि जो पात्र होते हैं, इनके रिहर्सल साल भर वो लगे रहते हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी इन बच्चों को, और कितना जब उनको पारितोषिक नहीं मिलता होगा या मंच नहीं मिलते होंगे, कितना दुख होता होगा। कलाकार क्या है, जब कोई भी तैयारी करता है तो यूं मान के चलो कि वो पूरी तरह से एक गेम नहीं खेल रहा है, बल्कि एक साधना कर रहा बिल्कुल है। जैसे हम तुलसी जयंती से रामलीला का वो प्रारंभ करते हैं, जी बीच में भी यदि नाटक करते हैं तो लगभग 2 सप्ताह पहले से हम उसकी तैयारी चालू करते हैं। जी जी अब व्यक्ति को पुरस्कार मिले या नहीं मिले, पर उसका पुरस्कार की किसी को चिंता नहीं है, जी जी हमने ये भावना भरी है। और हर कलाकार पैसे और पुरस्कार के लिए काम नहीं करता, जी जी लेकिन उसको अगर मंच नहीं मिलता है उस मेहनत के बाद, जी जी और उसको उसकी वास्तविक जगह, जिस काबिल वो है, जहां तक उसने मेहनत की है, जिस शीर्ष तक उसने मेहनत की है, अगर वो नहीं मिलता है,
तो वो उसका सबसे बड़ा दुख रहता है। पैसा मिले या नहीं मिले, पारितोषिक मिले या नहीं मिले, पारितोषिक तो अपने आप में सबसे बड़ा पारितोषिक क्या होता है कि मंच पे आपने एक्टिंग की, जी अभिनय की और वहां तालियां बजी और बिल्कुल बाहर निकलते ही सबने कहा कि वाह साहब मजा आ गया, बस वो बिल्कुल सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जी मैं मान के चलता हूँ उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं है। और फिल्म में तो क्या है, फिल्म का रिजल्ट तो बाद में आता है। जी जी फिल्म बन गई, रिलीज होगी, फिर चली या नहीं चली, फ्लॉप जी हुई या नहीं हुई, लेकिन नाटक जो हम करते हैं, रंगमंच पे जो काम करता है, उसका रिजल्ट तो वही है कि वही शूटिंग हो जाती है अगर आपकी बिल्कुल एक्टिंग बिल्कुल गलत है तो, और सही बढ़िया है तो वही क्लिपिंग हो जाती है। उसका रिजल्ट तो दर्शक हाथों हाथ देते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी साधना है। और इसीलिए आपने देखा होगा जो रंगमंच से अभिनेता है, जी थिएटर से जो अभिनेता है, जी जैसे पृथ्वीराज कपूर है, बलराज साहनी, इनका आज भी नाम है नाम है और उनकी अभिनय की सानी नहीं है साहब। ब्रजराज जी। कोटा में भी कई रंगकर्मी निकले हैं और यूँ कहें कि कोटा की धरती रंगकर्मियों की खान है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि जयपुर, दिल्ली, हर जगह बहुत आप लोगों ने मतलब आपने आपके साथियों ने किया। कैसा आनंद की अनुभूति होती है जब एक कलाकार मंच पे खड़ा होता है तो? कलाकार जब उसको प्रोग्राम देना होता है, जी मान लो दिल्ली में दे, कोटा में दे, बॉम्बे में दे, किसी भी जगह दे, जिस दिन से उसका रिहर्सल चालू होता है उसी दिन से उसका उत्साह बढ़ता जाता है। जी उसमें एक मनोभावना रहती है। और जब रंगमंच पे वो जाके खड़ा होता है, रंगमंच पे जब उसको एक दिन पहले या एक घंटे पहले अपने आप को पाता है, तो यूं मान लो कि आदमी सब भूल जाता है। जी वो किस वातावरण से आया है, उसके घर की क्या चिंताएं हैं, घर की क्या परिस्थिति। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ठीक है भगवान की कृपा रही कि अपन लोग तो काफी जी लाखों जी करोड़ों लोगों से ऊपर है, जी जी करोड़ों लोगों से नीचे भी होंगे। बिल्कुल लेकिन कई लोग तो मेरे साथ जिन्होंने अभिनय किया या अभी भी जो लोग कर रहे हैं वो बहुत अल्प जीवन जी रहे हैं, अभावग्रस्त जीवन एक तरह से उनका है। जी लेकिन फिर भी वो जुड़ गए तो सारी चीजें भूल के अभी रोज अगर हम रिहर्सल रखते हैं तो बिल्कुल टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, सब काम सबके साथ। हमें जरूर ये ध्यान रखना पड़ता है कि भाई ये बच्चा, ये जो आ रहा है, ये कलाकार किस परिवार का है, जी तो जी उस हिसाब से हम उसको सहूलियत देते हैं। लेकिन वो अपने आप को नहीं इंफीरियर बताना चाहते। वो तो ये मान के चलते हैं कि बहुत अच्छा मैं अभिनय करूंगा, बहुत अच्छा, मेरा परिवार की उसको चिंता नहीं है। जाने के बाद हो सकता है घर वाले उसको चिड़कियां भी देते हो, जी जी सब बातें हो तो, लेकिन एक कलाकार, एक अभिनेता, और यूं मान लो कि कोई भी व्यक्ति किसी भी साधना में जब लग जाता है, चाहे वो अभिनय की साधना हो, चाहे वो भक्ति की साधना हो, चाहे वो अध्ययन की साधना हो, तो वो भूल जाता है। अपन ने देखा है कई राष्ट्रपति, हमारे ही जी राष्ट्रपति जो अब्दुल कलाम साहब थे, जी कितनी गरीबी और कितने उसमें जीवन जिया। मैं जब रामेश्वर गया तो जी मैंने उनका घर देखा। उस जगह से वो व्यक्ति निकल के और वर्ल्ड का फेम जी वैज्ञानिक और भारत का राष्ट्रपति बना। तो मुझे लगा कि हम उनके सामने क्या है, जब वो वहां से वहां तक पहुंच सकते हैं, जी तो उन्होंने भी सब भुला ही होगा, बिल्कुल सारी गरीबी, सारी परिस्थितियां, सारे कष्ट सब भुला के। तो ये एक साधना है, मैं मान के चलता हूँ। और चूंकि ज्योतिष में मेरा रुचि है, और एक एज ए ज्योतिषी में कह सकता हूँ कि ये पूर्व कर्म से, पूर्व जन्म के कर्म से वो व्यक्ति ऐसे योग में पैदा होता है, ऐसे ग्रह योग में पैदा होता है कि उसको सब भूलने की और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की एक तमन्ना, एक कल्पना, एक शक्ति ईश्वर प्रदान कर देता है, और वो उस सफलता तक पहुंच के रहता है। जी जैसे मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं ये कहा करता था कि कोटा में मैं एक रामलीला बनाऊंगा, अच्छा और वो ऐसी होगी जो बहुत लोग देखेंगे। और आज ये मानो कि जब जब भी कंपटीशन हुआ, जब जब भी प्रतियोगिता का अवसर आया, तो राघवेंद्र कला संस्थान को भारत की बड़ी से बड़ी रामलीलाओं में भी 2017 में जब एबीपी न्यूज ने सर्वे कराई तो राजस्थान में प्रथम स्थान बिल्कुल आप सब लोगों की शुभकामना से हमें प्राप्त हुआ। इस साल भी आप ये देखोगे हमें आर के पुरम में स्थान मिला। बिल्कुल और रंगमंच पे छोटे ठाकुर की एक अच्छी संस्था आई, लेकिन सब दर्शकों ने कहा और पूरे वातावरण बना कोटा में कि हमारे मुकाबले में लोग कह रहे थे कि अरे वो तो कुछ नहीं कर पा रहे, इतने बढ़िया रामलीला नहीं दी। क्योंकि हम लोग क्या है, हमारी जो टीम है, 60 जनों की जो टीम है, जी वो पूरे 1.5 माह तक पूरे हनुमान जी, गोदावरी धाम, बालाजी के चरणों में समर्पित होके, तुलसीदास जी के चरणों में बैठ के ये साधना करती है।
तो चाहे आप नाटक करो, चाहे आप अध्ययन के क्षेत्र में बढ़ो, यदि आप पूरी ईमानदारी से और अपने इष्ट बल के साथ आगे बढ़ोगे तो कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आप अगर मंजिल पे नहीं पहुंचोगे तो कोई बात नहीं, दरवाजा तो खोल ही दोगे, ये तो निश्चित है बात, कोई आपको रोक नहीं सकता। ब्रजराज जी, सबसे पुरानी संस्था और बड़ी लगन से आपने तैयार की, लेकिन आप एक राज्य की सेवा में होने के बावजूद भी आपने कलाकारों को अभिनय दिया और इस संस्थान को आगे तक बढ़ाया। कैसे समय निकाल पाते होंगे उस समय आप? इस काम के लिए तो अब मैं अब चूंकि रिटायर्ड हो गया, लगभग मेरे को 10 साल हो गए रिटायर्ड हुए, तो एक कल्पना ही कर सकता हूँ। लेकिन आपको वो जीवन वहां में पहुंच के अगर आपको समझाऊं तो यूं मानो कि इसमें बहुत बड़ा समर्पण मुझे करना पड़ता था। इतना करना पड़ता था कि 6 बजे जैसे ऑफिस से आए, ऑफिस से आते ही और रिहर्सल पे जाना है, फटाफट खाना खाया, मतलब कई बार 1.5 माह तक, अभी भी और पहले भी, अगर 1.5 माह के बीच में किसी का बर्थडे है तो उनसे माफी मांग लेते थे, क्योंकि रात में बर्थडे में जाएंगे तो आज रिहर्सल का नुकसान हो जाएगा। नौकरी में भी हम बहुत इतनी मेहनत और इतना काम करते थे, क्योंकि हमें ये काम भी करना था, तो हमारा जो अफसर है या हमारे साथ का कर्मी है वो भी तो खुश रहना चाहिए, ताकि वो ये कहे कि नहीं नहीं भाई साहब ठीक है, बहुत बढ़िया हो रहा है आपका। तो हम उस 7 घंटे जो सरकारी टाइम रहता था उसमें यूं मान लो कि 7 घंटे के बजाय 9 घंटे की मेहनत करते थे। लंच भी मैं नहीं करता था, क्योंकि मुझे तो आज का काम पूरा करना है। और अकाउंटेंट के नाते आप जानते हो कि अकाउंट्स का काम रोज का रोज होता है, उसमें कल नहीं होता, आज ही क्लोजिंग होती है। और मैं ऑडिट में रहा तो टारगेट रेवेन्यू बोर्ड के बने हुए थे, तो मैं लंच में भी नहीं जाता था, सारा काम करता था वहां। और कई बार टूर पे जाता था तो रात में बैठ बैठ के काम करता था, क्योंकि मैं जानता था कि फिर मुझे वहां भी टाइम देना है। बच्चों को सबको, मिसेज भी रात को 11 बजे रोज साइकिल खोले, वो भी नौकरी में होते हुए भी, लेकिन सबका सहयोग, यूं मान लो कि पूर्वजों का आशीर्वाद या भगवान की कृपा रही। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप लोग हो, जो हमारे साथ के लोग हो, कोटा के और बाहर के, इनकी शुभकामनाएं रही कि सारा काम बहुत सहज में हो गया। अब तो सपने की तरह लगता है, जब तो हम सोचते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यार हम मतलब कहीं ट्रांसफर हो जाए बाहर, फिर ये काम बंद हो जाए, लेकिन भगवान ने सब निभाया और पूरा इसको इस पायदान पे पहुंचाया कि आज राघवेंद्र कला संस्थान को इंडिया का एक ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे, रामलीला किरदारों का। उसमें हर साल रामलीला होती है तो सब डालते हैं उसमें। तो जब हम उसमें केकई संवाद हमने इस साल डाला तो लोगों ने कहा कि साहब सब रामलीलाओं को सीखने का मौका मिला है कि केकई और दशरथ संवाद को उपवन में कैसा होना चाहिए, कि बहुत गजब का रोल आप लोगों ने किया है और हमें भी सीखने का मौका मिला है। तो ये ऐसे अवसर पर, वो ये मैंने जो बात कहा, साधना और भगवत कृपा। मैं एक आस्तिक आदमी हूँ, ईश्वर को मानता हूँ, भगवान राम की, हनुमान जी की, इनकी कृपा होती है तो आदमी अपने आप बढ़ जाता है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि संसार में एक एक घड़ी आपको क्या बनना है वो उसने निश्चित कर रखा है। आप यदि उसकी लहर पकड़ के चलोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, और उसको अगर आप भूल गए तो आप बढ़ नहीं सकते। ब्रजराज जी, ये तो हुई आपके रंग कर्म की बात। अब मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूंगा ज्योतिष से। ज्योतिष विद्या है क्या, मतलब दर्शकों को आप बताएं। ज्योतिष विद्या क्या है? समय पे आधारित है, काल पे, काल गणना। हर क्षण नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी घूम रही है, उसके नाते सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह घूम रहे हैं, पृथ्वी जो की घूम रही है, तो पूरा वायुमंडल हर क्षण आगे बढ़ रहा है, अक्षांश पे, देशांतर पे। उसकी एक्यूरेट गणना करके और ग्रह का जो प्रभाव पड़ता है उसका जो हम कैलकुलेशन करके उसके प्रभाव का सही आकलन करते हैं, यही वास्तव में ज्योतिष है। और चूंकि काल पे निर्भर है, काल का मतलब समय, और इसीलिए काल से बड़ा है महाकाल, और महाकाल हम कहते हैं शिव को। तो रामचरितमानस में ज्योतिष का एक सूत्र तुलसीदास जी ने दिया कि भावी मेट सकई त्रिपुरारी। जो ब्रह्मा ने लेख लिख दिए उनको भी शिव मिटा सकते हैं, क्योंकि काल के ऊपर वो महाकाल है, वो काल के लेख को भी बदल सकता है। जैसे हम कहते हैं कि सुदामा के लिखा था
ललाट पे बिल्कुल कि श्री क्षय यानी लक्ष्मी का नाश हो। जी लेकिन जब वो कृष्ण भगवान से मिले जी तो कृष्ण भगवान ने शिव जी की तरफ इशारा किया तो शिव जी ने उसको पलट दिया, जी पलट के कर दिया यक्ष श्री, उल्टा कर दिया। जी यानी यक्ष का मतलब कुबेर के बराबर संपत्ति हो जाए। जी जी तो इस तरह ये शिव इनके इष्ट है हमारी ज्योतिष के, और ये सारी गणना। लेकिन इसमें ज्योतिष में यही बात है कि आप पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर कोई भविष्यवाणी न करें। जी जी पूरी ईमानदारी से आप ग्रहों की चाल देखें, और यस है तो यस, नो है तो नो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इस लोकसभा चुनाव में बड़े बड़े ज्योतिषियों की मैंने यूट्यूब पे देखी, जी जो दिल्ली में जिनके 50-50 हजार फॉलोअर है, जी दर्शक। जी उन्होंने ये लिखा, एक बहुत बड़े हैं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्होंने लिखा 440 सीटें सत्ता दल की आएगी। जी लेकिन मैंने भी गणना की, लोग मुझसे कहते हैं आप भी तो बताओ, आप भी तो जी बताओ। मैंने कहा पहले वो एग्जिट पोल हो जाए उसके बाद बताएंगे, जी नहीं तो जी लोग कहेंगे कि ये प्रभावित बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं। एग्जिट पोल जिस दिन हुआ उसी दिन मैंने यूट्यूब पे मेरा भी एक डाला, जी और मैंने ये कहा कि सूर्य की जो गणना पिछले लोकसभा में चली थी जी और सूर्य की जो स्थिति अभी चल रही है, वृष राशि पे सूर्य चल रहा है, राहु का वहां प्रभाव चल रहा है, इस नाते सत्ताधारी दल को बहुमत भी नहीं हो पाएगा व्यक्तिगत रूप से, जी और पहले से लगभग 20-25% सीटें कम रहेगी। जी तो जब वो यूट्यूब पे 1-2 दिन तक लोगों ने देखा जी तो जी मुझे कहा कि भाई साहब आपने क्या लिख दिया, निश्चित रूप से 400 सीटें आएगी, 300 के तो ऊपर ही जाएंगे। मैंने कि मेरा व्यक्तिगत नहीं है, मैं ज्योतिष की बात जो गणना थी लिख दी, जी अगर चल जाएगी तो ठीक है, मैं गलत हूँ, ज्योतिष गलत नहीं, मैं नहीं पकड़ पाया। जी और जब रिजल्ट आया तो वही 303 से 240 पे आके अटक गई। जी जी तो सही रूप से अगर मैं भी उस वातावरण से प्रेरित हो जाता और मैं बिल्कुल कह देता नहीं नहीं 300 सीटें आएगी, वातावरण अलग चीज है, अपने को तो ग्रह का आकलन करना है। और जी मेरे पास जितने लोग आते हैं, मैं सेवा भावना से ही काम करता हूँ, तो उनको मैं ग्रह का आकलन करके ही बताता हूँ। एक अभी थोड़े दिन पहले एक लड़का आया, उसने मेरे देखा कि मैं पीएमटी दे रहा हूँ और पिछली बार में मतलब यूं मान लो कि कॉर्नर से रह गया। जी मैंने उसको कहा, मैंने कि भैया इस बार ठीक है, ईश्वर करे तेरा सिलेक्शन हो जाए, पर मैंने कहा मुझसे पूछता है ना तो बहुत पीछे रह जाएगा। जी जी और जब उसका अभी रिजल्ट आया था पिछली बार, जी तो उसने मुझे फोन करके कहा कि अंकल अब की बार तो 50 नीचे चल गया। हाँ मैंने कहा भैया वो ग्रह योग की बात थी, अगली बार तेरा जरूर आ जाएगा। तो अब वो तीसरी बार तैयारी कर रहा है, और अब वो काफी अच्छी, वो कह रहा है मेरे को ही लग रहा है कि अब की बार तो होगा ही होगा। तो जी ये क्या है, ग्रह चाल है, आपकी जन्म कुंडली से जो ग्रह कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा वातावरण बन रहा है, वो सब वो बना देते हैं जब बनना होता है। और जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ आरपीएससी में, तब मुझे ज्योतिष पे विश्वास हुआ कि हम कंपटीशन के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। जी लेकिन और हमारे फादर ने सरकारी ऑफिस से निकला के हमें टीए रूल्स और आरएसआर की किताबें दी, जी पुराने एडिशन। जी लेकिन हम पढ़े और हमारा सिलेक्शन हुआ। तो अब मैं देखता हूँ कि उस समय मेरे भाग्येश की अंतर्दशा चल रही थी, तो एकदम मेरा सिलेक्शन हो गया। भले ही मैंने तैयारी उतनी ज्यादा नहीं की थी, हालांकि कर्म तो किया ही था, रात रात बिल्कुल भर पढ़ते भी थे। बिल्कुल लेकिन अब हम सोचते कि उतने जागरूक हम नहीं थे जितना। और कंपटीशन में भी मेरी 17वीं मेरिट आ गई पूरे राजस्थान में। जी तो सब काम, तो ये ज्योतिष निश्चित रूप से, अब ये ऋषियों ने कौन सी गणना करके कैसे बनाई है, लेकिन इसके रिजल्ट 90% सही जाते हैं। ये मेरा एक साधनारत ज्योतिषी के नाते 30 साल का अनुभव है। जी ये थे हमारे साथ राघवेंद्र कला संस्थान के संस्थापक और रंगकर्मी, जो आज भी हाड़ौती ही नहीं देश भर में इनका जो संस्थान है वो जाना जाता है। बड़ी साधना के साथ पात्रों को तैयार कर उनमें उनका जो चरित्र होता है उसको आम जनता तक पहुंचाते हैं, और मतलब मंचीय होने के बाद भी वाई वाई लूटी जाती है इनकी रामलीला में। और राजस्थान भर में भी इनकी एक अलग ही छवि है, और हर वर्ष जब भी रामलीलाएं होती है या दशहरा के समय, इनका वर्षों से मतलब 4 दशक से ये अपना संस्थान चलाते आ रहे हैं। और इस केवल साधना है,
जो पारिश्रमिक मिले या नहीं मिले, ये इन पर विश्वास नहीं करते और ज्योतिष में भी इनकी गहरी रुचि है। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। विजयराज जी गौतम साहब, नमस्कार। जय